आरोपियों का आज का मामला पूरे न्यायिक और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाता है। हमारी एडवोकेसी के लेवल पर भी सवाल उठाता है। एडवोकेसी पर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं उठाए हैं, लेकिन एक कानून के छात्र के रूप में हम उठा रहे हैं। 9 जून 2025 को थाना ताजगंज, जिला आगरा, उत्तर प्रदेश में एक FIR नंबर 396 ऑफ 2025 दर्ज की गई। इस FIR में शालिनी भटेजा और एक अन्य व्यक्ति को आरोपी बनाया गया। आरोपों का स्वरूप था कि उन दोनों ने मिलकर धोखाधड़ी और मिलीभगत, जिसे अंग्रेजी में चीटिंग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, उनसे जुड़ा हुआ कोई अपराध किया है। यह भी कहा गया कि एक रिफंड की राशि थी जिसको जानबूझकर वह जिस खाते में जानी थी उसकी बजाय किसी अन्य खाते में क्रेडिट कर दिया गया था। इससे चीटिंग हो गई थी। और उसके बाद भी जब आरोपियों से रिफंड मांगा गया तो वो इधर उधर के बहाने बनाकर टरकाते रहे। 11 सितंबर 2025 को जांच अधिकारी के द्वारा ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट को दाखिल कर दिया गया। आरोपी लोग अपनी गिरफ्तारी से बचने के प्रयासों में यहां से वहां तक दौड़ते फिरे और हार कर आखिर में सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। इन फैक्ट्स के बावजूद आरोपियों के सामने सवाल यह खड़ा रहा कि क्या ट्रायल कोर्ट में पेश होते ही उनको हिरासत में ले लिया जाएगा। आमतौर पर आरोपी यही देखता है कि ट्रायल कोर्ट में पहली पेशी पर कोर्ट में जाते ही पहले कस्टडी में लिया जाता है उसको, फिर बेल एप्लीकेशन वकील साहब के मार्फत लगवाई जाती है और उसके बाद एप्लीकेशन पर सुनवाई होती है। सामान्य नागरिक को गिरफ्तारी का डर हर सेकंड अपने सीने में चुभता हुआ महसूस होता है। वर्तमान केस में आरोपियों के सामने भी यही डर पूरे केस के केंद्र में रहा। डर यह था कि चार्जशीट आ जाने के बाद भी पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए उनके पीछे पड़ गई थी। पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार करेंगे और जिन कोर्ट्स के पास वे गए उन्होंने कहा कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं देंगे। आज के केस का नाम है शालिनी भटेजा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। यह SLP क्रिमिनल नंबर 11375 थी, 2025 साल की, जिसे जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने 6 जनवरी 2026 यानी कि अब से बस कुछ ही पहले डिसाइड किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को सुना और उस पर गाइडलाइंस भी दी। तो देखते हैं कि यह क्या हुआ। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि इस केस की चार्जशीट ट्रायल कोर्ट में पहले ही दाखिल हो चुकी है। इसी फैक्ट सेटअप पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्पष्ट निष्कर्ष लिखा कि यदि तफ्तीश पूरी हो चुकी है तो ऐसी परिस्थिति में अभियुक्तों को हिरासत में लेने का कोई कारण अब बाकी नहीं बचता है। जब चार्जशीट कोर्ट में फाइल हो ही चुकी है तो आरोपियों को गिरफ्तार करके अब आप लोग करोगे भी क्या। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इससे आगे निर्देश दिया कि सब आरोपी ट्रायल कोर्ट के सामने फला तारीख को उपस्थित होंगे। वहां ट्रायल कोर्ट को उसी दिन उन सभी आरोपियों को जमानत देनी होगी और साथ ही उसी दिन उनके ऊपर चार्ज पढ़कर सुना दिया जाएगा। अपीयरेंस के बाद चार्ज फ्रेमिंग की स्टेज होती है ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस ही दिन चार्ज भी फ्रेम कर दिया जाएगा जिस दिन वे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के ऊपर मंडराने वाले इस अनावश्यक गिरफ्तारी के खतरे को समाप्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ही आरोपियों की बेल भी छिपी हुई थी। आप सब एडवोकेट्स इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़ें। जहां ऐसी परिस्थितियां दिखाई दें आपके चारों तरफ, वहां इस अथॉरिटी का प्रयोग करके अपने आरोपियों को या आरोपी को रिलीफ दिलवाएं। इस फैसले से यह बात अब कानून बन चुकी है कि चार्जशीट के बाद गिरफ्तारी की जरूरत नहीं होगी। इस फैसले के केंद्र में एक बेहद सीधी सी डॉक्ट्रिन है कि जब चार्जशीट आ ही चुकी है तो अब गिरफ्तारी करके हासिल क्या करना है। चार्जशीट का अर्थ यह है कि जांच एजेंसी अपना काम पूरा कर चुकी है। सामग्री जो भी उनको इकट्ठा करनी थी, सब एविडेंस और बयान आदि को इन्वेस्टिगेट और इकट्ठा किया जा चुका है। ट्रायल कोर्ट के सामने अब मामला मेरिट्स और प्रोसीजर के अगले चरण में प्रवेश करने वाला है। ऐसे में हिरासत का कोई भी औचित्य यानी जांच में सहायता या कस्टोडियल पूछताछ आदि अपने आप ही कमजोर पड़ जाता है। इसी विचार को सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में एक स्पष्ट वाक्य में कहा कि इन विच सर्कमस्टांसेस देयर इज नो रीजन व्हाई द पिटिशनर्स शुड बी टेकन इनटू कस्टडी। ऐसा कोई कारण नहीं दिखता है इन परिस्थितियों में कि पिटिशनर्स को कस्टडी में लिया जाना जरूरी हो। सुप्रीम कोर्ट का यह वाक्य न केवल इस केस के लिए बल्कि अगले सब केसेस के लिए एक दिशा निर्देशक हो जाएगा
कि यदि चार्जशीट फाइल हो चुकी है तो आरोपी को कस्टडी में रखकर अब कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। यह शालिनी भट्टाचार्य का केस तो खत्म हो गया। कानून से वास्ता रखने वालों को एक सुप्रीम कोर्ट अथॉरिटी मिल गई कि चार्जशीट फाइल होने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं रहती। लेकिन यहीं से, इसी बिंदु से हम कानून के छात्रों का एक डर शुरू हो जाता है। डर यह है कि यदि 7 साल से कम सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस अरनेश कुमार और सत्येंद्र अंतिल वाले जजमेंट्स में पहले ही दी जा चुकी है, तब शालिनी भट्टाचार्य केस के आरोपियों को गिरफ्तारी का डर क्यों दिखाया गया? जब वे आरोपी लोग अदालतों में अपनी अग्रिम बेल लेने के लिए पहुंचे तो उन अदालतों ने उनकी बात सुनकर उनको बेल क्यों नहीं दी? वे कौन लोग थे जो सुप्रीम कोर्ट से भी डर नहीं रहे थे? सुप्रीम कोर्ट का कानून देश का कानून हो जाता है, तो कौन लोग थे जो बैठे तो थानों में और अदालतों में थे लेकिन देश के कानून को उल्लंघने की हिमाकत कर रहे थे? आज का शालिनी भट्टाचार्य का यह केस इसी विरोधाभास को आप लोगों के सामने रखता है। इस संघर्ष को समझने के लिए किसी बड़े उदाहरण की जरूरत नहीं है। कोर्ट परिसर में रोजमर्रा की तस्वीर काफी है इस बात को समझने के लिए। एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन से लेकर कोर्ट तक इस आशंका में चलता है कि कहीं आज ही उसे गिरफ्तार ना कर लिया जाए, उसे हिरासत में ना ले लिया जाए, क्योंकि उसके परिवार, काम और प्रतिष्ठा का पूरा बोझ इसी एक दिन पर टिक जाता है। कई बार ट्रायल कोर्ट के बाहर यही चर्चा सुनाई देती है कि पहले अंदर भेज देंगे और फिर बेल होगी। इस एक लाइन में सिस्टम की आदत छिपी हुई है। यहाँ कस्टडी को सामान्य और बेल को असाधारण मान लिया जाता है। शालिनी भट्टाचार्य के आरोपियों का डर इसी व्यवहार से पैदा हुआ था, क्योंकि वे लोग जानते थे कि कानून भले ही स्पष्ट हो पर कोर्ट रूम का व्यवहार कई बार कानून को पीछे छोड़ देता है। यही वास्तविक संघर्ष है जो इस स्टोरी को हमारे व्यूअर्स के लिए एक आई ओपनर बनाता है। 7 साल से कम सजा वाले केसेस में गिरफ्तारी नहीं करनी है, यह बात पुलिस वालों के लिए है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह बात अपने अरनेश कुमार वाले केस में 2014 में बताई थी, 12 साल पहले बताई थी। दूसरी बात सत्येंद्र अंतिल के केस में 2022 में 4 साल पहले बताई थी, और यह बात ट्रायल कोर्ट से छोटे कोर्ट्स के लिए बताई थी कि यदि 7 साल से कम सजा वाले मामलों में आरोपी को कोर्ट के सामने लाया जाता है तो उसको जेल नहीं भेजा जाएगा, उसको बेल दे दी जाएगी। यानी कि इन दोनों केसेस में अरनेश कुमार और सत्येंद्र अंतिल ने 7 साल से कम सजा वाले केसेस में आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस और अदालतों की सीमाएं और उनकी मर्यादाएं निर्धारित कर दी थीं। आज भी पुलिस वालों को और जजों, मजिस्ट्रेटों को भर्ती के बाद जो ट्रेनिंग दी जाती है, उस ट्रेनिंग में यह बात उनको पढ़ाई जाती है कि अरनेश कुमार और सत्येंद्र अंतिल वाले जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस पुलिस के और कोर्ट के लिए दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत अरनेश कुमार और सत्येंद्र अंतिल वाले जजमेंट्स में सब नागरिकों को दी थी, वह राहत सब तक स्वतः पहुंचनी चाहिए थी। हर सरकारी एजेंसी का कानूनी कर्तव्य था कि वह उन जजमेंट्स को, उन राहतों को लोगों तक वितरित करे, लेकिन पुलिस और कुछ अदालतों का एक गठजोड़ उन राहतों को आम आदमी तक पहुंचने नहीं दे रहा है। इस केस के आरोपियों को दोबारा से वही राहतें जो पुराने समय में दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उन्हीं राहतों को, रिलीफ्स को पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक दोबारा दौड़ लगानी पड़ी है। आप सब व्यूअर्स से हमारा सवाल है कि ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई राहतें, रिलीफ्स आम नागरिकों तक पहुंचने से रोकने में पुलिस और इन अदालतों का कोई कारण तो रहा होगा। वह क्या कारण रहा होगा, आप हमें बताएं। यह बात सब तक पहुंचनी चाहिए कि इन लोगों को राहत ना देने के पीछे पुलिस और लोअर कोर्ट्स की क्या मंशा रही होगी। सवाल बड़ा है। जब उत्तर पहले से मौजूद है तो वही सवाल बार बार क्यों पैदा हो रहे हैं? गलती कानून की है या सिस्टम की है? इस पर आपको अपनी निगाह साफ करनी होगी, हमें बताना होगा। कानून तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही दे दिया था, पर सिस्टम क्या कर रहा है? और सवाल है कि वो क्यों कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट की आंखों के सामने कर रहा है। यहां इंडियन लीगल सिस्टम आपसे एक स्टेप और आगे जाने की इजाजत चाहता है। हम केवल पुलिस और लोअर कोर्ट्स की आलोचना करके
सिस्टम को सुधार नहीं सकते हैं। उसके लिए हमें खुद भी शीशे के सामने खड़ा होना पड़ेगा। चाहे हम आरोपी हों या एडवोकेट्स हों, खुद से सवाल पूछने पड़ेंगे। जब पुलिस ने गिरफ्तारी का भय दिखाया तो हमारे एडवोकेट्स ने या हमने सुप्रीम कोर्ट का कानून पुलिस के सामने क्यों नहीं रखा? फिर जब हम एडवोकेट्स बनकर उन आरोपियों को अलग अलग कोर्ट्स में लेकर खींचते फिरे कि चलो बेल एप्लीकेशन लगाते हैं, बेल एप्लीकेशन लगवाते फिरे, तो हमने अरनेश कुमार और सत्येंद्र अंतिल वाले जजमेंट्स का हवाला उन अपनी बेल एप्लीकेशंस में क्यों नहीं लिखा? अब जागरूकता का समय है। उन लोगों को छोड़ दीजिए जो आपको अज्ञान के कुएं में धकेलते हैं। यदि इस मामले को शुरू में ही बेल एप्लीकेशन के टाइम पर या अग्रिम बेल के एप्लीकेशन के टाइम पर सही कानून के द्वारा पुलिस और कोर्ट के सामने रखा जाता तो शायद तस्वीर दूसरी होती। वे कौन लोग हैं जो आरोपियों के अज्ञान का फायदा उठाकर अपनी फीस बटोरने के नाम पर उनको सुप्रीम कोर्ट तक खींचते फिरते हैं? आपको अज्ञान को छोड़कर ज्ञान लेकर खुद आगे बढ़ना होगा। जहां रास्ता दिखाई देने में धुंधलका हो, वहां इंडियन लीगल सिस्टम से पूछा जा सकता है। हम सब जानकारी और एनालिसिस लेकर आपके साथ खड़े हैं। अपने भविष्य की खुद रक्षा करें। इंडियन लीगल सिस्टम वहां खड़ा होता है जहां अदालतों में मुकदमे किस्मत से नहीं कौशल से तय होते हैं। यहाँ क्रॉस एग्जामिनेशन केवल सवाल नहीं होते, सत्य तक पहुंचने की एक प्रक्रिया के हिस्से होते हैं। यहाँ इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन महज एक सलाह नहीं होती, बल्कि पूरे केस की दिशा तय करने वाला पहला निर्णायक कदम होता है। इंडियन लीगल सिस्टम में ड्राफ्टिंग पन्नों का बोझ नहीं होती, बल्कि सटीक शब्दों में बुनी गई कानून और रणनीति का जाल होती है। और फाइनल आर्गुमेंट्स अदालतों की नब्ज पर रखे हुए जजमेंट से गाइडेड संतुलित हाथ होते हैं। कोर्ट में जीत शोर मचाने से नहीं मिलती, सही संतुलित रिकॉर्ड उसकी टाइमिंग और उसके प्रेजेंटेशन से मिलती है। इंडियन लीगल सिस्टम से जुड़िए और अनुभव कीजिए कि कैसे सही क्रॉस, गहरी कंसल्टेशन, बेहतरीन ड्राफ्टिंग और पुख्ता कोर्ट क्राफ्ट मुकदमे को भ्रम से निकालकर निर्णायक स्पष्टता तक ले आते हैं। यहीं मंजिलों पर छाई धुंध को हटाकर साफ और स्पष्ट मंजिल दिखाई पड़ती है।